नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आप सबकी फरमाइश पर सुरेंद्र मोहन पाठक जी का लिखा हुआ सुनील सीरीज़ का 122वां नावल कॉनमैन, मतलब 122वां सुनील सीरीज़ का नावल है ना, वो मैं शुरू कर रही हूँ और आप इसे पसंद करेंगे, पूरी उम्मीद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए, आपके मेल्स के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए जो आपने मुझे दी, सुझावों के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाया, उन सब के लिए। और जो मेरी गलतियां हैं उन सबको नज़रअंदाज करने का भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक बड़े दिल का सूचक है, परिचायक है कि आप दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं होती। सबके नाम लेना जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी सारे नाम हैं, तो कुछ लोगों को बोरियत भी लगती है उन नामों को पढ़ना। लेकिन मैं सबके कमेंट्स का, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जवाब दूँ, मेल्स का जवाब दूँ, तो यही मेरी तरफ से आपको पर्सनली जवाब देना हो ही जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस नावल को भी पसंद करेंगे और जो भी आपकी राय होगी उससे मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। तो शुरू करते हैं नावल कॉनमैन। सुबह के 11:30 बजे थे जबकि रमाकांत सुनील के ऑफिस में पहुंचा, जो कि हैरानी की बात थी क्योंकि वो दोपहर बाद सो के उठने का आदी था। रमाकांत मल्होत्रा स्थानीय यूथ क्लब का मालिक था। सुनील चक्रवर्ती नेशनल डेली ब्लास्ट में चीफ रिपोर्टर था और दोनों जिगरी दोस्त थे। रमाकांत के साथ एक खूबसूरत नौजवान जीन्स स्कीवीधारी लड़की थी जिसके नयन नश्क तीखे थे, रंग गोरा था और बाल बड़े ही आधुनिक स्टाइल से कटे हुए थे, जिनमें से कोई लट ब्राउन थी। कद 5 फुट 4 इंच से किसी कदर कम नहीं था और सूरत पर संजीदगी चस्पा थी। सुनील ने युवती पर से निगाह हटाई और रमाकांत की तरफ आकर्षित हुआ। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरे वल्लो की मॉर्निंग गुड टिका लो जी, रमाकांत बोला। टिका ली? बैठूं कि तशरीफ़ रखूं? दोनों ही काम कर लो। फिर थैंक यू। दोनों मेहमान अगल बगल दो विजिटर्स चेयर पर बैठ गए। आज जल्दी जाग गए? अहो यार, ना सिर्फ जल्दी जाग गया, सुबह सवेरे यहाँ भी पहुँच गया। 11:30 बजे हैं। हाँ, सुबह सवेरे यहाँ पहुँच गए, पर क्यों, कैसे, सब सही तो है? अच्छा, चाय पियोगे? हाँ हाँ, ज़रूर पियेंगे। सुनील ने घंटी बजाकर चपरासी मानसिंह को बुलाया और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। फिर उसने सवालिया निगाह से युवती की ओर देखा। युवती तनिक हड़बड़ाई और फिर बोली, मेरा नाम क्यारा सोबती है। क्या करती हैं? सुनील ने पूछा। एक पब्लिकेशन हाउस में एडिटर हूँ, सिग्मा पब्लिशर्स इंडिया, शंकर रोड। एक्चुअल में मुझे इस धंधे के बारे में कुछ पता नहीं है। पब्लिकेशन हाउस में एडिटर का क्या काम होता है? बहुत काम होता है। उसी का काम होता है कि जो भी स्क्रिप्ट पब्लिशिंग के लिए आती है उनका इवैल्यूएशन करना, वो पब्लिश करने के लायक हैं या नहीं हैं, ये सब चेक करना एडिटर का ही काम होता है। फिर तो ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम हुआ, और इंटेलिजेंस का भी। हाँ, है तो सही। और तमाम जिम्मेदारी आपकी? नहीं, मेरे जैसे 4 और लोग भी हैं। ऊपर सीनियर कमीशन एडिटर हैं और उनके ऊपर चीफ एडिटर हैं। बड़ा पब्लिकेशन है। फिर तो आपकी तनख्वाह भी अच्छी होगी। हाँ, है तो सही। शादीशुदा? तो पेरेंट्स के साथ रहती होंगी? नहीं, मैं अकेले रहती हूँ, विवेक नगर के एक किराए के फ्लैट में। फैमिली बीकानेर है और नौकरी की वजह से मैं यहाँ हूँ। 6 साल होने को आगे मुझे यहाँ रहते हुए। ठीक है, तो मैं आपसे एक नागवार सी गुजरने वाली बात पूछ सकता हूँ? मेरा अंदाज़ा है कि शायद आपकी उम्र 27 के आसपास होगी। हाँ, मैं 27 की हूँ। और रमाकांत से वाकिफ़ हैं? अब तो वाकिफ़ ही हूँ। यानी हालिया मुलाकात हुई? हाँ, बहुत ज़्यादा, आज ही हुई। अच्छा, कैसे? कमाल है भाई तेरा, शक्ल देखते इतनी बातें करना सूझ गया। सुनील ने जवाब दे पाने से पहले ही मान सिंह कॉफ़ी ले आया। वो कॉफ़ी सर्व कर रुखसत हुआ तो रमाकांत बोला, दरअसल ये सोनल की फ्रेंड है। सोनल? सोनल सिक्का यूथ क्लब में रिसेप्शनिस्ट थी और सुनील उससे बाखूबी वाकिफ़ था। विवेक नगर में उसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहती है जिसमें सोनल रहती है। अच्छा, तो इसलिए आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं। कितना शयाना है।
माय वाह, शर्लॉक होम्स इतना तुरंत फुर्त नतीजा नहीं निकाल सकता जितना कि तू निकाल लेता है। शाबाशे। रमाकांत प्लीज़। हल्ला हल्ला। बात यह है कि इसकी कोई प्रॉब्लम है, गंभीर किस्म की, ज़्यादा ही गंभीर किस्म की, जिसे किसने सोनल से डिस्कस किया और राय मांगी कि क्या करे। सोनल ने तेरा नाम सुझाया और तेरे से बात करने को जोर दिया। मेरे से? मेरे से क्यों? भाई सारे जहाँ का दर्द तेरे जिगर में है, कहता है ना तू अक्सर। दूसरे नकाब वाले केस में तू उसके और उसके छोटे भाई विशाल से कैसे इतने काम आया? क्या काम आया यार? विशाल को तो कत्ल होने से नहीं बचा सका था। फिर भी बहुत काम आया। आज तक एहसान मानती है सोनल। देख, लड़के का कत्ल जुदा मसला है, वो ऊपर वाले का निजाम है जिसे तू दखल अंदाज नहीं हो सकता, भले ही कितनी बड़ी तोप हो, कितना बड़ा सूरमा हो। और एक तीसरी बात भी तो है। क्या? ये पुलिस से नाउम्मीद है। पुलिस इसके क्या किसी के काम नहीं आती। उल्टा उन्होंने ऐसा रवैया अख्तियार किया जैसे मजलूम के नहीं, जो कि ये है जालिम के साथ हो। फिर इसे मीडिया का ख्याल आया तो सोनल ने इसे ब्लास्ट का नाम सुझाया, जिसमें कि तू बड्डी तोप है और बाजरिया रमाकांत अम्बसरिया आराम से जिस तक अप्रोच बनाई जा सकती थी। ठीक है भाई, इतनी लंबी कहानी सुना दी, पर बात क्या है पता तो चले। ये भी कोई कहने की बात है, अभी बताते हैं ना तुझे। एक्चुअली मेरे पास एक स्टोरी है जो कि मैं ब्लास्ट के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वो स्टोरी ऐसी नहीं है मोटे तौर पर ब्लास्ट जिससे नावाकिफ़ हो। साइबर क्राइम्स की स्टोरी है, इसलिए मैं नहीं समझती कि इस जनरल ब्लास्ट के लिए आपके लिए इसमें कुछ नया होगा। ऐसा? हाँ, लेकिन आप जानते ही होंगे कि इंडिविजुअल स्टोरी जनरल लाइंस पर भी हो तो उसमें से कुछ नया तो होता ही है, बल्कि निकल ही आता है। बेसिक्स जनरल होते हुए भी आसान केस टू केस जुदा ही होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अरे हाँ, वो तो ये अंडरस्टैंड कर ही लेगा जो तू व्हाट टू से नहीं होना। उड़ती चिड़िया के पर भी जान लेता है मेरा मित्र। पर क्या पर? उड़ती चिड़िया के मुहावरा है ये। तो सुनील उस युवती से संबोधित होते हुए बोला, बकौल आपके कि ऐसी हर स्टोरी में नया कुछ होता है या निकल आता है। जी हाँ। मसलन क्या? मसलन मेरी अपनी आप भी थी, उसी लाइन पर जिसे आपने साइबर क्राइम्स की किस्म पर का बताया। अच्छा, तो मैं सुन रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। हाँ, शुरू से ही शुरू कीजिए, वही बेहतर जगह होती है। शुरू से शुरू करना है तो पहले मैं अपने एक मामा का जिक्र करती हूँ। मेरे एक ही मामा था जो कि छोटी मोटी ज़मींदारी का मालिक था, इसलिए रुपए पैसे के मामले में उसकी अच्छी हैसियत थी। बदकिस्मती से उनके कोई औलाद नहीं थी, फिर बीवी भी मर गई। अब उसका कोई करीबी रिश्तेदार बाकी था तो वो मेरी माँ थी। मुझे अपनी बेटी के समान मानता था और बहुत प्यार करता था। फिर अचानक एक दिन हार्ट फेल हो जाने से उनकी मौत हो गई और मालूम पड़ा कि बाकायदा वसीयत के जरिए वो मुझे अपना इकलौता वारिस करार देकर मरे हैं। यूँ विरसे में कोई 20 लाख की रकम मुझे प्राप्त हुई। मैंने वो रकम अपने माँ बाप के हवाले करना चाही तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ज़िद करके बोले कि अपने पास रखूँ, मेरी शादी के काम आएगी। मेरे पिता अच्छी सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए कतई उस रकम के मोहताज नहीं थे और वैसे भी संतोषी जीव हैं। संसारी मोह माया से ज़्यादा नहीं लिपटते थे। रिटायर होने पर पेंशन उन्हें मिलने लगी। उनकी और मेरी माँ के, यानी कि उन दोनों के लिए वो काफ़ी थी, इसलिए विरसे की रकम उन्हें सौंपे जाने की बात उन्हें कबूल नहीं की। माँ बाप को अंदेशा होता है कि नौजवान औलाद कोई बड़ी रकम हैंडल करने के मामले में लापरवाह हो सकती थी। मेरे से उन्हें ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। मुझे पूरी तरह से जिम्मेदार औलाद समझते थे। तो आपने साइबर क्राइम का हवाला दिया, ऐसी आप बीती का हवाला दिया जो ब्लास्ट के लिए बड़ी न्यूज़ बन सकती थी। तो इसका मतलब है कि आप माली मामलात में पूरी तरह से जिम्मेदार औलाद तो न बनकर दिखा पाए। सच पूछे तो ऐसा ही हुआ है। हैरान हूँ कि कैसे मैं इमोशनल फ्रॉड के भंवरजाल में फंस गई। क्या हुआ? सोशल नेटवर्क पर किसी से वाकफियत हुई, दोस्ती हुई, बहुत गहरी हुई और फिर खता खाई। यही मुझे अंदेशा था। क्या हुआ और कैसे हुआ? फेसबुक के ज़रिए किसी से ताल्लुकात बने, ऐसे कि रोज़ रात को व्हाट्सएप के ज़रिए घंटों चैटिंग होती थी।
इस हद तक कि सब कुछ साझा हो गया, शादी तक का इरादा पुख्ता हो गया। तो फिर कभी बात नहीं करी आपने उनसे? हाँ, वो भी करी। हालांकि मुझे फ़ोन करने से वो मना करता था। क्यों? कहता था कि अमेरिका कॉल करने में बहुत पैसा लगता था, जबकि अमेरिका से इंडिया कॉल करने में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो मोबाइल के जिस प्लान की फ़ीस भरता था उसके तहत कहीं भी एंडलेस कॉल्स की जा सकती थी। फिर मैं कभी फ़ोन करती तो वो कॉल रिसीव करके हमेशा कहता, रख दो, मैं करता हूँ। था कौन? कहाँ रहता था? नाम आदित्य खन्ना था। एकेडमिकली हाईली क्वालिफाइड था। बोस्टन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था और बैंकर था। न्यूयॉर्क में रहता था, जहाँ के एक बड़े बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था। कौन से बैंक में? नाम उसने बताया तो था, लेकिन मैं भूल गई। ओह, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? जैसा कि बाद में सामने आया, अब उसने अपने बाबत बयान की हुई हर बात झूठ कही थी, गलत थी। वो फरेबी था। इस सिनेरियो में बैंक के नाम की क्या अहमियत रहेगी? यू आर राइट। कोई नहीं, चलो आगे बताओ। ही हैड अ गिफ्ट ऑफ गैप। ऐसा मीठा बोलता था, ऐसी कमाल की पोस्ट डालता था कि मन मोह लेता था। इसी वजह से बाजरिया चैट मेरा पूरा विश्वास जीत लिया, इस हद तक कि टोटल फ़िदा हो गई मैं उस पर। और वो तुम्हारे पर? हाँ। और कभी मुलाकात की नौबत नहीं आई? आई ना। अच्छा, आई। हाँ, राजनगर पहुंच गया। ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क? हाँ, लेकिन यहाँ मुंबई से आया। मतलब? कहता था कि वो अपने बैंक के किसी काम से मुंबई आया था, जिससे वो बहुत जल्दी फारिग हो गया था। इसलिए उसके मन में मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश करवटें बदलने लगी थी। कहता था कि वो धरती के दूसरे सिरे से इंडिया आया था, तो कैसे वो अपने आप को मेरे से मुलाकात से रोक सकता था? तो असल में वो बाशिंदा मुंबई का होगा। ऐसा? क्या पता लगता है। अब जबकि स्थापित है कि वो फरेबी था, पाखंडी था, कॉनमैन था, तो उसका कहीं फ़ॉरेन में क्या काम? मुंबई में नहीं तो कहीं और सही। मैं तो यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि वो इंडिया में ही कहीं का वासी था। मैं वह इंडिया के किसी शहर से चैटिंग करता था और जाहिर करता था कि चैटिंग न्यूयॉर्क से हो रही थी। हाँ, ऐसा ही होगा। लेकिन रमाकांत बीच में दखलंदाजी करते हुए बोला, फ़ौरन से कॉल आए तो उस फॉरेन कंट्री का नाम तो मोबाइल की स्क्रीन पर आता है ना, जिसकी कॉल ओरिजिनेट हुई होती है। वो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है रमाकांत। वो भ्रम बनाने के लिए हमारे कॉनमैन ने सिर्फ इतना करना था कि किसी तरीके से एक सिम कार्ड अमेरिका का हासिल करना था, जो कि उसने कर लिया होगा। आपको कभी शक नहीं हुआ उस पर? शक करने का ख्याल तक नहीं आया। अमेरिका के नंबर यहाँ से अलग होते हैं। मेरी तवज्जो ही नहीं गई इस बात की तरफ, क्योंकि सर पर इश्क का भूत सवार था, दिलो दिमाग पर आशिकी हावी थी। अब क्या कहूँ, थी तो यही बात। न्यूयॉर्क का मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है? ये भी वजह होगी तवज्जो न जाने की। युवती ने सहमति में सर हिलाया। लेकिन मालिको, न्यूयॉर्क बात करो तो आवाज़ फ़ौरन नहीं आती, थोड़ा थम कर आती है, बीच में गैप लेकर आती, मालूम ही होगा। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रॉड मास्टर भी ये बात जानता होगा, इसलिए जब बोलता होगा तो जानबूझकर रुक कर, अटक कर, पॉज देकर बोलता होगा। यही बात थी। युवती यूं बोली जैसे कोई भूली हुई बात उसे याद आ गई। ये बात तब ना सूझी, अब सूझी। तब ध्यान ही नहीं गया ना इन बातों की तरफ। जाता तो क्या होता, यकीन पुख्ता हो जाता कि कॉल अमेरिका से थी। हाँ हाँ हाँ, पर मुंबई क्यों बोला, न्यूयॉर्क ही क्यों ना बोला, जिससे कि लड़की पर ज़्यादा रौब पड़ता। होटल में फ़ौरन से आए मेहमान को पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। कई होटल तो ऐसे मेहमान का पासपोर्ट देखते ही नहीं, बल्कि पास में रख लेते हैं और जब मेहमान चेकआउट करता है तब लौटाते हैं। तो इसको क्या पता लगता? लग तो सकता था ना। चाहती तो ये भी थी ना उसको। मैं क्यों चाहती? मेरे पर तो वो जैसे जादू किया हुआ था उसने। इसके चाहने से तो इसे ये भी पता लग सकता था कि उसने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मुंबई दिखाया था और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए कोई देसी डॉक्यूमेंट दिखाया था, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड। कहें तो पता निकलवाऊं क्या दिखाया था? नहीं, बाद में देखेंगे। तो अब आगे क्या हुआ? फ़िलहाल बात मुलाकात की हो रही थी, तो मुलाकात हुई और कमाल की हुई।
आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नशा छा गया। उससे मिलकर लौटने के बाद भी नहीं उतरा। लगा जैसे कि वो सपनों का शहजादा है जो आ गया खाली हाथ। मतलब कोई तोहफा नहीं लाया? तोहफा? तोहफे लाया, तोहफे। इतने प्रेजेंट्स उसने मुझे पहली मुलाकात में दिए कि मुझे संभालने भारी पड़े, और सब मेड इन यूएस से। आपको कैसे मालूम? अरे उन पे दर्ज था ना। ओ, चॉकलेट्स, परफ्यूम, हैंडबैग्स, ड्रेसेस, फुटवियर्स, और ख़ास तौर से ऊंची एड़ी की सैंडल्स ऐसी कमाल की थी कि मैंने तो पहले कभी देखी नहीं थी। मालिको, सब इन्वेस्टमेंट थी जो उसने अपने खास प्रोजेक्ट पर की थी। आखिर लड़की को भी तो मर्तबान में उतारना था। शीशे में। हाँ वही। एक मिनट, मुंबई तो पोर्ट सिटी है, स्मगलर्स पैराडाइज कहलाता है। दुनिया के कौन से कोने की ऐसी कौन सी चीज़ है जो असली या डुप्लीकेट वहाँ पर ना मिले? मशहूर शॉपिंग ऑर्किड से नहीं मिलती वहाँ पे। सुनील ने सहमति में सर हिलाया। फिर युवती से संबोधित हुआ। आपके साथ कैसे पेश आया? लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन। नो किसिंग, नो हगिंग, नो नथिंग। नथिंग, उंगली तक नहीं छुई। आई सी। और 2 दिन वो राजनगर में ठहरा। उसके चले जाने के कई दिन बाद तक भी सोहबत का नशा नहीं उतरा। कहाँ गया था? सीधा न्यूयॉर्क? नहीं, मुंबई। कहता था वहीं से न्यूयॉर्क की डायरेक्ट फ़्लाइट थी, वरना फ्रैंकफर्ट से जर्नी ब्रेक करके आगे जाना पड़ता। और हाँ, मुझे मुंबई न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ़्लाइट का अपना एयर इंडिया का टिकट भी दिखाया। लिहाजा हाई फाई कॉनमैन की मुकम्मल तैयारी करके आया था वो। अब मैं क्या बोलूँ। बहरहाल मैजिकल पर्सनालिटी थी उसकी। यू सेड इट मिस्टर सुनील। मैजिकल ही थी। सच में जादू कर देता था, सम्मोहन में जकड़ लेता था, ट्रांस की हालत में पहुंचा देता था। जबकि हकीकत में फ्रॉड था। फ्रॉड ही था। देखने में कैसा था? फिल्म स्टार्स जैसा, बल्कि बल्कि उनसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव। गोरा, लंबा, ऊंचा, सियाह काले फैशनेबल ढंग से कटे हुए बाल, चौड़ा माथा, नशीली आंखें, फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ। सुनील सकपकाया। पहले मुझे भी ये बात कुछ अजीब लगी थी, लेकिन एक तो फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ उसे बहुत जचती थी, और सच पूछो तो उसकी पर्सनैलिटी में इजाफा करती थी। दूसरा, वो कहता था कि उसकी ठोड़ी पर काफ़ी बड़ा काला मस्सा था जो उसकी क्लीन शेव्ड सूरत पर बहुत भद्दा लगता था। ओह, और एथलेटिक बॉडी थी, फैशन का बहुत सेंस था, हमेशा सजा धजा रहता था, खुश मिजाज, मधुर भाषी, यांकी एसेंट में फर इंग्लिश बोलता था। और खूबी जिक्र करने से रह गई हो। हाँ, आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में यही बात थी। शहजादा गुलफाम था जी। बिल्कुल था। फिर तो सोनो, तुम क्या, कोई भी लड़की उस पर मर मिटती। शक्ल देखकर? ये तो कह नहीं है कि शक्ल देखे भी नहीं टोटल फिदा थी। हाँ, आप यही समझें, शक्ल देखकर तो हवास ही खो बैठी थी। अब मुझे क्या पता था कि उसकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी उसका स्टॉक इन ट्रेड था, शिकारी का मारक हथियार था, बेलिए का जाल था। मोतियां वालों, भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। वो खामोश रही। क्या बातें हुई आप में? बातें क्या हुई? बातें ही तो बातें हुई। कुल जहां की बातें हुई। उसकी लफाजी भी ऐसी कि उसके उम्दा रख रखाव की तरह। उसका स्टॉक इन ट्रेड था। और ये मुलाकात कब की बात है? 6 महीने पहले की। इतना पहले की? और अब जाकर ऐसा क्या हुआ जो आपको यहाँ ले आया? यही समझ लीजिए। बहरहाल वो किस्सा बाद में, पहले 2 दिन की मुलाकात की कोई ख़ास बात हो तो वो मुझे बताइए। उसने मुझे बताया कि वो 8 साल से अमेरिका में था। उम्र की बाबत कोई सवाल मैंने उससे नहीं किया, लेकिन देखने में वो आपकी उम्र का जान पड़ता था। मैं तो 34 साल का हूँ। हाँ, इतना ही लगता था। लगता था, लेकिन ज़्यादा उम्र का भी हो सकता था, नहीं? हाँ, शादी नहीं की थी उसने। कहता था कि 5 साल पहले एक अमेरिकन लड़की से शादी की थी, लेकिन वो शादी 6 महीने भी नहीं चली, तलाक हो गया। और प्रॉपर्टी सेटलमेंट में अमेरिकन बीवी ने उसे कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भी बोला कि कंगाल करने में कसर नहीं छोड़ी थी।
मुहावरे की ज़बान में आप जानते हैं कि तलाकशुदा बीवी कितना ही निचोड़ ले, ऐसे कंगाल कोई नहीं हो जाता ना। ओह, लेकिन हाँ, साथ में वो बोला कि उसके बाद उसने बहुत पैसा फिर कमा लिया था। तो बहरहाल आप कह रही हैं कि वो डाइवोर्स ही था। हाँ, अमेरिकन सिविल कोड का जारी किया डाइवोर्स का सर्टिफिकेट भी दिखाया उसने मुझे। क्या कहने। और अब किसी हिंदुस्तानी लड़की से शादी करने का तमन्ना ही था, ऐसा बोला वो। बोला हो तो क्या बड़ी बात है जी, ब्रांडी का जला भी है, फूक फूक क्यों पीता है। ये कह रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वही हाई फाई जमुरे की बात हो रही तो मैंने भी कहावत का हाई फाई वर्जन टिका दिया। बहरहाल 8 साल से वो अमेरिका में था। आगे बोला, वहाँ से दिल पूरी तरह से उचाट हो गया था। कहता था जिस मिशन को लेकर अमेरिका पहुँचा था वो पूरा हो चुका था। जिस ख्वाहिशात का अक्स उसके जहन में था उन्हें वो अंजाम दे चुका था। ढेर सारा पैसा कमा चुका था। अब क्या रखा था वहाँ। अब तो पहला मौका हाथ आते ही हमेशा के लिए इंडिया लौट कर आना चाहता था। बोला लौट आने का अब तो बहुत बड़ा इंसेंटिव भी उसके सामने है। क्या? मैं? ओह, तो प्रपोज़ किया आपको? नहीं, दो टूक तो नहीं किया, लेकिन शादी बनाने की, फैमिली रेज़ करने की इच्छा तो बराबर जाहिर की। जब कहता था कि फ़िदा आप पर था, आधी दुनिया का घेरा काट कर मिलने आपसे आया था, तो शादी का इरादा और किससे होता? मेरे से। लेकिन ऐसा उसने दो टूक नहीं कहा था ना। कहता तो मैं तभी शादी के लिए तैयार हो जाती। इसलिए तो नहीं कहा। एग्जैक्टली, तब मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम है कि इसलिए नहीं कहा। पर अपनी ऐसी मंशा के खुले हिंट ड्रॉप किए। बोला ज़िंदगी में जो कुछ वो पाना चाहता था उसने पा लिया था। एक ही चीज़ बाकी थी, उसने अब उसे भी पा लिया था। तो इशारा आपकी तरफ था? हाँ, बिल्कुल साफ। तो उससे तुमने क्या नतीजा निकाला? यही कि उसका मुझे शादी के लिए प्रपोज़ करना महज वक्त की बात थी, और वो वक्त बहुत जल्द, मेरी उम्मीद से कहीं पहले आने वाला था। आया? क्या बोला? जब चैटिंग का सिलसिला फिर शुरू हो गया तो कुछ अरसे बाद बोला कि अपना सर्वस्व वो उसके हवाले करना चाहता था। वो अब उसकी थी पूरी तरह से। कौन? तुम? और कौन? काफ़ी लच्छेदार बात कही और काफ़ी लपेट कर बात कही। ऐसी ही बातों का तो वो उस्ताद था। सर्वस्व तुम्हारे हवाले क्यों? उसका अपना कोई नहीं था? कहता था कोई नहीं था। माँ बाप एक रेलवे एक्सीडेंट में मर गई थी। एक बड़ी बहन थी जो शादीशुदा थी, बाल बच्चेदार थी और न्यूजीलैंड में स्थायी तौर पर रहती थी, और जिससे उसका कोई संपर्क बाकी नहीं था। इसलिए सर्वस्व होने वाली शरीके हयात के हवाले। किसके हवाले? भाई पत्नी के हवाले, तुम्हारे हवाले। ओह, तो कर दिया? जी, क्या फरमाया? कि अपना सर्वस्व आपके हवाले। कमाल है। क्या किया और कैसे किया, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, आगे क्या हुआ आप बताइए। मुझे खबर करके कि एक एयर कंसाइनमेंट, ड्यूटी पेड एयर कंसाइनमेंट मेरे नाम भेजा, जिसमें कि उसकी 8 साल की मुकम्मल कमाई, तमाम एसेट्स, जेवरात, गिल्ट एज सिक्योरिटीज़, डॉलर्स में नकद रकम, सोने के बिस्किट बंद थी। सारे सामान की एक अलग लिस्ट मुझे मेल में ही मिली, जो कि कस्टम की एंडोर्स थी और तस्दीक करती थी कि उन वैल्यूएबल्स पर अमेरिका में ड्यूटी पे की जा चुकी थी। वाह, कमाल है। कोई कमाल नहीं जनाब, बाजीगर की बाजीगरी थी जिसे मैं समझ ना सकी, क्योंकि अकल पर तो आशिकी का पर्दा पड़ा हुआ था। कैसे? जब पेड कंसाइनमेंट था, तुम्हारे नाम था, उसके पास ऑलीज से ताल्लुक़ रखते पेपर थे, तो एयरपोर्ट पहुंचती, कस्टम पर जाती और ड्यूटी प्रीपेड कंसाइनमेंट छुटा लेती। ऐसा मैं ज़रूर करती, लेकिन करने की नौबत ही नहीं आई। उससे पहले कस्टम से एक फ़ोन आ गया। क्या फ़ोन? किसी ने मुझे बताया कि उन कंसाइनमेंट पर सेंडर ने जो कस्टम ड्यूटी भरी थी वो पूरी नहीं थी, शॉर्ट थी। 13.5 लाख रुपए के करीब ड्यूटी और बनती थी, और कंसाइनमेंट की रिलीज़ के लिए उस रकम का एडवांस में जमा कराया जाना ज़रूरी था। उस बाबत मैंने आदित्य से संपर्क किया तो वो बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन वो मालूम करेगा कि क्या मामला था। किया उसने मालूम? हाँ, अगले दिन व्हाट्सएप में उससे संपर्क हुआ तो वो बोला कि मालूम हुआ था कि ड्यूटी वाकई कम जमा कराई गई थी,
लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ड्यूटी कैलकुलेशंस में जो बगलिंग की थी खुद कस्टम ने की थी। उसने तो बतौर ड्यूटी जो रकम उसे बताई गई थी जमा करा दी थी। अब कस्टम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, इसलिए एस्टर ड्यूटी जमा करा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो करा दी? नहीं, बोला कि उसके पास जो कुछ था उसने मुझे अरसाल कर दिया था। अब तो उसके पास इंडिया के एयर टिकट और न्यूयॉर्क के आइंदा चंद दिनों के रोज़मर्रा के खर्चे उठाने के इंतज़ाम के अलावा कुछ भी नहीं था। और कहा कि अब एक प्रॉब्लम का हल ये था कि एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी का मैं इंतज़ाम करूं। कहा कि मैंने एक छोटी रकम का इंतज़ाम करना था, जिसके बाद उसका भेजा करोड़ों का माल मेरे पास होता। एक वर्किंग गर्ल के लिए 13.5 लाख रुपए की छोटी रकम तो नहीं कहा जा सकता। सोन्यो, उसने सोच ही करी एक ऐसा लिया। उसने ऐसे कैसे सोच लिया कि ऐसी कोई रकम एक मुश्त तुम्हारे पास हो सकती है? शायद उसे मेरे विरसे की खबर थी। कैसे? वो 2 दिन की मुलाकात में शायद विरासत की बाबत मेरे मुंह से कुछ निकल गया था। बहरहाल उसे पता था कि दरकार रकम का इंतज़ाम तुम कर सकती थी। उसने साफ ऐसा तो नहीं कहा था। कहता तो सवाल उठता कि मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में उसे कैसे मालूम था, लेकिन इसका पुरजोर इसरार यही जाहिर करता था। तो तुमने क्या किया? एयरपोर्ट पर जाकर एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी जमा कराई? पतले से 13.5 लाख रुपए कस्टम को अदा कर दिए? कस्टम को नहीं। कस्टम को नहीं तो किसको? उसने मुझे एक अकाउंट नंबर बताया, उसके कहे मुताबिक, जिसमें वो रकम मैंने ट्रांसफ़र कर दी। तो अब्बा, ऐसा क्यों किया? वो कहता था कि एक्स्ट्रा ड्यूटी कंसाइनमेंट को भेजने वाला ही जमा करा सकता था। फिर क्या हुआ? 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर कस्टम से फिर फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने तस्दीक की कि 13.5 लाख रुपए, जो कि अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी की रकम थी, जमा हो चुके थे, लेकिन टोटल एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी अभी भी शॉर्ट थी, क्योंकि अतिरिक्त ड्यूटी जमा कराने के प्रोसेस के दौरान कुछ आइटम्स का ड्यूटी रेट रिवाइज हो गया था, इसलिए बढ़ गया था, और इसलिए 5.5 लाख रुपए अभी और जमा कराए जाने ज़रूरी थे। और तुमने वो भी उस जमूरे का नाम ट्रांसफ़र कर दिए? जब 13.5 लाख पर हुज्जत नहीं की, अब तो ये कहिए कि अकल ना की, तो 5.5 लाख रुपए पर तो मैं क्या ही कहती। ब्राइट आइज़, जो बीती उससे तो साफ इशारा था कि उस शख्स को तुम्हारी माली हैसियत का, तुम्हारे बैंक अकाउंट की पूरी खबर थी। कैसे हो सकती थी? यही तो तफ्तीश का मुद्दा है। लेकिन जैसे उसने पहली मांग खड़ी की थी और पहली पूरी हो जाने के बाद दूसरी, काफ़ी छोटी मगर खड़ी तो की थी, उससे तो ये जाहिर होता है कि उसे गारंटी थी कि पहली मांग पूरी करने के लायक इंतज़ाम तुम्हारे पास था, और फिर दूसरी छोटी मांग में ये सोचकर उसने खड़ी करी कि वाह, पूरा नहीं तो कुछ तो और भी मिल जाएगा तुमसे। चेहरे पर गहरी संजीदगी के भाव लिए वो खामोश है। आखिर क्या हुआ? उस कॉन्वेंट की स्कीम कामयाब हुई या नहीं? फिर भी दूसरी रकम ट्रांसफ़र करने के बाद पहली बार की तरह मेरे पास कस्टम से कोई फ़ोन नहीं आया। जिस नंबर से फ़ोन आता था मैंने उस पर कॉल की तो जवाब नहीं मिला, बल्कि एक स्टैंडर्ड घोषणा, ये नंबर मौजूद नहीं है, सुनाई दिया। मैंने व्हाट्सएप पर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने मोबाइल पर कॉल लगाई तो अनाउंसमेंट हुई, दिस नंबर डज़ नॉट एग्जिस्ट। मैं एयरपोर्ट गई और कस्टम पर जाकर कंसाइनमेंट की बाबत दरियाफ़्त किया तो जवाब मिला कि ऐसी किसी अमेरिकी कंसाइनमेंट का कोई वजूद ही नहीं था। मैंने वहाँ मेल से हासिल हुई कंसाइनमेंट की डिटेल्स वाली कॉपी दिखाई तो जवाब मिला कि वो तो कस्टम डिपार्टमेंट ने जारी ही नहीं की। तो लिहाजा बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत चतुराई के साथ एक बड़ी इंट्रिकेट स्कीम पर अमल करने के बाद बाकायदा 19 लाख रुपए की थूक लगाई गई, जो कि पूरी तरह से कामयाब रही। जाहिर है, लेकिन अभी और सुनिए। अभी और भी है? हाँ, चैटिंग के दौरान उसने मुझे अपनी कुछ तस्वीरें भेजी थी, जिनसे जाहिर होता था कि वो न्यूयॉर्क के विभिन्न स्थानों पर खींची गई थी। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर के जरिए ऐसी सिंथेटिक तस्वीरें बच्चा भी तैयार कर सकता है। ठीक है, लेकिन उस वक्त उन पर शक करने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी। लेकिन अभी आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बताइए। जब वो राजनगर आया था और मेरे से मिला था,
तब अपने आईफोन पर इसने अपनी और मेरी कई सेल्फी खींची थी और मुझे फॉरवर्ड की थी। मिस्टर सुनील, जब ये बखेड़ा शुरू हुआ तो वो तमाम तस्वीरें मैं चैटिंग का सारा रिकॉर्ड मैंने अपने फ़ोन पर से गायब पाया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ ना, बराबर हुआ। ओह, इत्तेफाक से उसकी एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर, जो कि क्लोज़अप था, मैंने अपने ऑफिस प्रिंटर के जरिए प्रिंट निकाल लिया था, तो वो बच गई। वरना उससे ताल्लुक़ रखता जो कुछ भी मेरे पास था वो सब इरेज हो चुका है। कैसे हुआ ये जुदा मसला है, लेकिन हकीकत ये है कि उससे ताल्लुक़ रखता कुछ भी मेरे पास बाकी नहीं है, सवाए उसके लोटस फेस के। मतलब फिट्टे फेस के? रमाकांत तैश से बोला। एक क्लोज़अप तस्वीर के? हाँ, वो तस्वीर अभी मेरे पास है। उसने अपने हैंडबैग से निकालकर आम कागज़ पर छपी 5x7 इंच की एक तस्वीर पेश की। सुनील ने गौर से तस्वीर में दर्ज सूरत का मुआयना किया तो उसे कबूल करना पड़ा कि उस शख्स की फिल्म स्टार्स जैसी पर्सनैलिटी के बयान करने में युवती ने अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया था। उसने चेहरे पर बहुत नफासत से तराशी गई फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ थी, जो उसकी खूबसूरती में बाकायदा इजाफा कर रही थी। मैं इसका एक प्रिंट निकाल लूँ? उसने पूछा। आप इसी को रख लीजिए, मैंने अब इसे सर मानना है। प्रिंट ही ठीक है, तस्वीर के आइंदा कभी कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सुनील ने अपने प्रिंटर पर उसकी 3 कॉपीज़ निकाली, एक दराज में रखी, एक को मोड़कर अपने पर्स में रखा और तीसरी रमाकांत को सौंपी। रमाकांत ने सवालिया निगाह करके उस पर नज़र डाली। शक्ल पर से, सुनील बोला, कंप्यूटर के ज़रिए दाढ़ी मूछ हटाकर प्रिंट बनवाना है। रमाकांत ने सहमति में सर हिलाया और कागज़ को तह करके अपने कोट की जेब के हवाले किया। सोन्यो, रमाकांत कुर्सी पर पहलू बदल कर युवती की तरफ घूमा। एक बात को और भी लिख लो, जिस किसी ने भी ये फ्रॉड तुम्हारे साथ किया उसे फर्स्ट हैंड नॉलेज थी कि तुम्हारे पल्ले कम से कम 20 लाख रुपए हैं। अब ये नहीं कहना उससे हुई मुलाकात के दौरान ये बात तुम्हारे मुंह से निकल गई। ये बात हकीकतन उसे बहुत पहले से एंड शुरू से पता थी। पहले उसे ये बात मालूम हुई, फिर उसने फ्रॉड का वो जाल बुना था जिसमें तुम फंसी। आप ये कहना चाहते हैं कि ठगी की बुनियाद पहले बनी और बाद की स्क्रिप्ट बाद में तैयार हुई? हाँ जी, लफ्ज़ों का हेर फेर है, वरना तुम वही कह रही हो जो मैंने कहा। ओह, एंजल फेस, जो कहानी 6 महीने पहले अपने ट्रेजिक अंजाम को पहुंच चुकी, उसे अब दोहराने का क्या मतलब? ये मतलब कि कहानी बकौल आपके अपने ट्रेजिक अंजाम को ना पहुंची, कहानी 6 महीने पहले ख़त्म ना हो गई होती। अच्छा, तो नया कुछ हो गया? हाँ। क्या? वो कल शाम। क्या हुआ कल शाम? मैंने उसे देखा। किसे देखा? आदित्य खन्ना को। कहाँ? वहीं होटल स्टारलाइट में, जो कूपर रोड पर है, नया बना 15 मंजिला। अच्छा, वो तो कोई बहुत ही अच्छा रिप्यूट वाला होटल नहीं है। अब है, ख़राब रिप्यूट की वजह से इस हद तक बदनाम हो गया था कि मालिक को उसे बेच देना पड़ा। अब वो होटल चेन के कब्ज़े में है, जिसने टेक ओवर करते ही सारा पुराना स्टाफ डिसमिस कर दिया, नया वेल पेड स्टाफ भर्ती किया, रेनोवेट करवाया और उसका नाम स्टारलाइट रेजिडेंसी है। उसका दर्जा अब डिसेंट 5 स्टार होटल का है। आई सी। सुनील फिर युवती की तरफ घूमा। तो वो जमूरा आदित्य खन्ना तुम्हें स्टारलाइट रेजिडेंसी में दिखाई दिया? हाँ। जो कहना है तफसील से कहो, एक ही बार कहो। यहाँ से शुरू करके कहो कि कल शाम तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। हमारा एक लेखक जो मुंबई से था वहाँ रुका हुआ था। उसका एक नॉवल हमारे यहाँ पब्लिशिंग के लिए विचाराधीन था, जिसके कॉन्ट्रैक्ट पर उसको कुछ एतराज़ था। वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए ही मेरी कल शाम 7 बजे उससे एक मीटिंग थी जो 1 घंटा चली थी। उससे रुखसत पाकर मैं बाहर निकली थी तो आदित्य खन्ना, मेरा स्विडलर चैटमैन, मुझे रिसेप्शन पर खड़ा दिखाई दिया। मैंने उसे पीठ पीछे से ही पहचान लिया था। मैं लपक कर उसके करीब पहुंची, उससे संबोधित हुई तो उसने यूं मेरी तरफ देखा जैसे मेरे आर पार देख रहा हो। मिस्टर सुनील, उसने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ से किनारा कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे साफ पहचान लिया था।
वो वही था, यकीनन वही था, जबकि वो हर घड़ी मुझे ऐसे देखता रहा जैसे ज़िंदगी में पहली बार कभी मेरी सूरत ही ना देखी हो। दृढ़ता से उसने मुझे कहा कि वो मुझे नहीं जानता था। वो कोई आदित्य खन्ना नहीं था, उसका नाम अंशुल खुराना था, और मैं चाहती तो रिसेप्शन से इस बात की तस्दीक कर सकती थी। तो नया नाम रख लिया होगा। यानी अंशुल खुराना उसका नकली नाम? आदित्य खन्ना की भी क्या गारंटी थी मैडम, असली नाम था वो। अगर वो प्रोफेशनल कॉनमैन था तो क्या बड़ी बात है कि हर नई वारदात नए नाम से करता हो। लेकिन लेकिन वो रेडिट होटल में ठहरा हुआ था, वहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पेश करना पड़ता है। तो क्या हुआ जी है? ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड और माई वे आम डुप्लीकेट बनते हैं। जब पासपोर्ट तक नकली बन जाता है तो इन कार्डों की क्या औकात है? उसने इसे नकली डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी तो दिखाया ना, अमेरिकन कोर्ट का। नाम कोई भी हो, तुम कहती हो कि बंदा वही था जिसने 6 महीने पहले एक मर्तबा 2 दिन तुम्हारी दिन रात की सोहबत की थी। मैं गारंटी से कहती हूँ कि वो वही था। तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है, दिखानी थी। दिखाई, वो साफ मुकर गया। वो तस्वीर तो किसी दाढ़ी मूछ वाले की थी, जबकि वो क्लीन शेव था। फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ नहीं थी? नहीं थी, लेकिन साफ कराते या खुद कर लेते क्या देर लगती है। और क्या बोला? और पुरस्रार लहजे से बोला कि ज़रूर उसकी शक्ल किसी से मिलती थी, जिसकी वजह से मुझे धोखा हो रहा था। बोला ऐसी किसी भी शक्ल किसी से मिलना कोई बड़ी बात तो नहीं, क्योंकि कहते हैं कि सृष्टि में भगवान ने कहीं ना कहीं हर किसी का एक हमशक्ल ज़रूर बनाया होता है। वाह, क्या कहने! और ठोड़ी पर काला मस्सा। मस्सा ही नहीं, बकौल तुमने कहा कि काला बड़ा मस्सा, जिसे छुपाने के लिए दाढ़ी की सूरत में ठोड़ी पर बाल नहीं थे। नहीं, वहाँ पे कोई मस्सा नहीं था। फिर तो हो सकता है कि तुमने गलत आदमी को पहचाना हो। नहीं, ये मैं हरगिज़ नहीं मान सकती। जिस शख्स के साथ 2 दिन मैंने दिन रात की सोहबत की, दाढ़ी मूछ हो या ना हो, उनको पहचानने में मेरे से भूल नहीं हो सकती। मेरी शिनाख्त एक मस्से के होने ना होने पर, दाढ़ी मूछ होने या ना होने पर केंद्रित नहीं। शिनाख्त के और भी बहुत ज़रिए होते हैं। मैंने उसे आवाज़ से पहचाना, कदकाठ से पहचाना, हाव भाव से पहचाना, अंदाज़े बयां से पहचाना। कुड़ी ठीक कह रही है। तुम बात को यूँ समझो, इस बात की क्या गारंटी कि मस्से की बाबत इस आदित्य खन्ना ने जो शुरू में बोला वो सच बोला। उसने सूरत पर फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ की कोई एक्सक्यूज़ देनी थी, बना ली मस्से को एक्सक्यूज़। अब क्या उसे ये कहती कि दाढ़ी को आजू बाजू तिरछा करके मुझे मस्सा दिखा है? नहीं, ये ना भूल काका बल्ली, जिसका जिक्र है वो नटवर लाल है, कॉनमैन है, कॉनमैनशिप जिसका कारोबार है। अपने कारोबार के तहत उसका सूरत में तब्दीली लाते रहना क्या बड़ी बात है? कभी फुल बियर्ड, कभी फ्रेंच कट, कभी क्लीन शेव्ड, क्या बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। ये सब अगर कारोबार है तो क्या बड़ी बात है कि वो राजनगर में फिर कारोबार के हवाले ही मौजूद हो? तेरा मतलब है जैसे 6 महीने पहले यहाँ इसे कल्टीवेट करने के लिए आया था, वैसे अब किसी और लड़की की फिराक में मौजूद है। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात? ये ना सोचा कि पिछले शिकार से, कियारा से, यहाँ उसका आमना सामना हो सकता था। भाई, राजनगर 1 करोड़ की आबादी वाला शहर है। कितने चांसेस होते हैं ऐसी मुलाकातों के? बहुत कम, ना के बराबर। फिर भी हो गई ना मुलाकात। हो या समझो कि करिश्मा हुआ। अगरचे इसने इसे ठीक पहचाना। मैंने बिल्कुल ठीक पहचाना है उसे सुनील। अच्छा, मुझे तुम्हारी पहचान पर एतबार है। इसलिए एतबार है क्योंकि एतबार बिना इस सिलसिले में आगे बढ़ना मुमकिन है। अब क्या करेगा तू? अभी तो जो करेंगी यही करेंगी। युवती सजग हुई। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। क्या? तुम्हें उस शख्स से फेस टू फेस, 1-to-1 मिलना चाहिए था और 2 टूक उसे चैलेंज करना चाहिए था कि वो कोई अंशुल खुराना नहीं, जैसा कि वो कहता था। वो आदित्य खन्ना था जिसने तुम्हें 19 लाख रुपए का चूना लगाया था, और उसके इनकार करने पर उसे गिरफ्तार कराने की धमकी देनी चाहिए थी। फिर देखना था वो क्या कहता था। युवती खामोश रही। तो अब ऐसा कर सकती है ये? कैसे? कल वो मुझे इत्तेफाक से रिसेप्शन पर दिखाई दे गया। अब दोबारा ऐसा इत्तेफाक क्यों कर होगा?
वो इतना बड़ा 15 मंजिल तक उठा होटल है, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कहाँ पाया जाता है? रिसेप्शन पर पूछने पर तो गेस्ट की ऐसी कोई जानकारी नहीं आउट की जाती। तो क्या करना होगा मुझे? लॉबी में मुतवातर पहरा देना होगा और इंतज़ार करना होगा कि वो मुझे फिर दिखाई दे। होटल में उसके रूम का पता तो हम निकाल लेंगे। वड्डा जर्नलिस्ट है तू, बूढ़े के घर का पता निकालने में महारत हासिल है इसे। रमाकांत, मैंने हम कहा है, हम। हाय माँ सदके, ब्लास में 150 बंदे मुलाजिम हैं, हम नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? इस हम में हम 2 ही लोग शरीक हैं, एक मैं और एक बड्डे भापा जी। ओए, तेरा इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं? और किसकी तरफ है? तो ये बात ठीक है फिर, तेरी खातिर, मैडम की खातिर मैं दिखाता हूँ बुरे के ठेके तक पहुँचकर। घर तक? है? किसके घर तक? बुरे के घर तक। सही मुहावरा है बुरे के घर तक पहुँचना, समझे? हाँ हाँ, होता होगा जब मैं। अब बात को लंबा मत खसीटो, सच में मामूली काम है, करा के चुको। हला हला। सुनील फिर युवती से मुखातिब हुआ। मेरा अभी भी सवाल है कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ठगी हुई थी, तुम्हें यकीनी तौर पे मालूम था कि ठग इस शहर में मौजूद था, तो तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए था। किया ना मैंने। क्या? मैं एनसीडब्ल्यू के लोकल ऑफिस में पहुंची। एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। हाँ, जो मुगल बाग में है। अपनी व्यथा कथा सुनाने की नीयत से मैं वहाँ पहुँची। तो लेकिन ऑफिस अध्यक्षा से वहाँ पर जाकर मेरी मुलाकात हुई। कोई 50 साल की एक मैडम थी, जो कि लगता था कि महज खाना पूर्ति के लिए वहाँ बिठाई गई थी। अपने ऑफिस में पहले से किसी युवती से बात कर रही थी और मुझे भी इंतज़ार करने की बजाय अंदर बुला लिया। वहाँ कोई बलात्कार पीड़िता थी। मिस्टर सुनील, मेरी मौजूदगी में उन्होंने उस युवती को जो राय दी वो सुनने लायक थी। कहा कि कोर्ट में जाओ तो यूँ सज धज के, पर्सनैलिटी बना के न जाना, जैसे यहाँ आई हो, दीनहीन बनकर जाना। फैशनेबल पोशाक पहनने की जगह लुटी पिटी बेचारियों वाला पहनावा पहनकर जाना। तभी जज को तुम्हारे साथ हमदर्दी होगी, उसे लगेगा कि वाकई तुम्हारा रेप हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि रेप बेचारियों के साथ ही होता है, पढ़ी लिखी हैसियत वालियों के साथ नहीं होता। जवाब देने की जगह सुनील और रमाकांत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या इनका ये मतलब नहीं हुआ कि महिला आयोग, जिसका काम महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए आगे आना है, खुद हमें अबला मजलूम बनाने पर तुली हुई है? आप छोड़िए इस बात को, लेकिन आप अपनी बताओ कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ? सुनील ने कहा। उस युवती से फारिग होकर उसे रुखसत कर जब मैं मैडम से मुखातिब हुई, तो पहले तो इसी बात का उन्हें अफसोस हुआ कि मैं रेप का केस नहीं थी। क्या क्या बात करती हो? हाँ, और जब मैंने ऐसा बोला तो मैंने उसकी शक्ल पर मायूसी और नाउमीदी साफ लिखी देखी थी। कमाल है, ज़रूर वो कोई अजीब सी औरत होगी जिसे कि बलात्कार की डिटेल सुनकर यौन सुख की अनुभूति होती होगी, लेकिन वो जुदा मसला है। खैर, तुम बताओ, तुमको वहाँ पर क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। बोली, मेरा केस महिला आयोग के एक्शन के प्रीव्यू में नहीं आता, मुझे थाना जाना चाहिए था। थाने ना सही, जाने जमा, लेकिन पुलिस के पास तो जाना चाहिए था ना। ऐसे कॉन्वेंटशिप जैसा कि तुम शिकार हुई हो, ऐसे फ्रॉड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के टॉप ब्रॉस ने ख़ास तौर से साइबर क्राइम सेल की स्थापना की है, जो ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। करता होगा, साइबर क्राइम सेल, फैंसी नाम से जाना जाता होगा। लगता है तो पुलिस ही ना। मेरे को पुलिस पर भरोसा नहीं, चाहे वो साइबर क्राइम जैसी स्पेशल केसेस वाली हो, चाहे थाने वाली हो। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा ही है। कोई ख़ास वजह? हाँ, वो भी है। क्या? मुझे फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि कैसे पुलिस बाहुबलियों के, ऐसे दबंगों के असर के आकर मामूली हैसियत वाले मजलूमों के केस को बंगल कर देती है, कैसे उसको यूं वाटर डाउन करती है कि केस ही नहीं रहता। ऐसा होता तो है, लेकिन छोटी जगहों पर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं, जैसा कि राजनगर है। ऐसा कोई केस मीडिया के तवज्जो में ना आए, पुलिस वैसी बंगलिंग नहीं कर पाती जैसा कि तुमने अंदेशा जाहिर किया है। मानते हो ना कि ऐसा होता है?
हाँ भाई, मानता हूँ कई मर्तबा वैसा होता है, लेकिन तुम्हारे केस में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। नहीं हो सकता है मेरे केस में। क्या सच्ची बात है? तुम सही से मुझे बयान करो। जो भी कहोगी वो हम तीनों के बीच में रहेगा। बताओ। रमाकांत ने सहमति में सर हिलाया। वो बीकानेर की बात है। मेरी हम उम्र एक लड़की थी जिसके एक बड़े घर में एक लड़के से प्यार था। लड़के का पूरा भरोसा था कि वो उससे उसी से शादी करेगा। वो उसकी बातों में आ गई। जल्दी होने वाली शादी के आश्वासन के तहत आत्मसमर्पण कर बैठी और नतीजे प्रेग्नेंट हो गई। उसने लड़के को बताया तो पहले तो उसने ये कहकर पल्ला झाड़ना चाहा कि वो बालिग लड़की थी। उसने जो किया अपनी मर्जी से किया, अपनी रजामंदी से किया। फिर लेकिन जोर जबरदस्ती से ही बलात्कार नहीं होता। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार होता है। लेकिन पुलिस तो नहीं सुनती ना ऐसा, लड़की ने तल्खी के स्वर में कहा। विक्टिम को तो क्या सुनेगी, वो तो ऐसे सिलसिले में महिला आयोग की भी नहीं सुनती। और महिला आयोग ऐसी अनसुनी की बातरतीब पुरजोर मुखाफलत तक नहीं करता। ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। ये पत्रकार हैं, इनसे पूछो। रमाकांत ने सुनील की तरफ देखा। सुनील खामोश रहा। महिला आयोग कुछ नहीं करता। करता है तो दिखावे के लिए करता है, अपने वजूद के लिए करता है, अपनी ज़रूरत की हाजिरी लगाने के लिए करता है। इसलिए उसकी अनसुनी की जाती है तो उसे परवाह नहीं होती। जब पुलिस दबंग की औलाद बलात्कारी के हक में दलील देती है कि मर्जी बिना कोई चाय नहीं पिला सकता तो रेप कैसे कर सकता है, तो महिला आयोग यूँ जाहिर करता है जैसे कि उसे पुलिस की दलील से इत्तेफाक हो। ये सब बहस के मुद्दे हैं मैडम। तुम अपनी बात कहो जो कह रही थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जब लड़की ने बाहुबली की औलाद लड़के को बताया तो लड़का जब इस बाबत अपनी जिम्मेदारी से पल्ला न झाड़ सका तो उसने नया पैतरा बदला। बोला हो सकता था कि प्रेगनेंसी उसकी खामाख्याली हो, उसके दिलो दिमाग पर गुनाह का बोझ था जो उसे उल्टा सीधा सोचने पर मजबूर करता था। बोला वो एक प्रसिद्ध तांत्रिक को जानता था जो ऐसे मनोरोगों का इलाज तांत्रिक जल पिलाकर करता था। लड़की बेवकूफ़ उसकी बातों में आकर तांत्रिक के ठिए पर चली गई। वहाँ तांत्रिक ने मंत्र फूके, जल के नाम पर उसे पता नहीं क्या पिलाया कि वो बेहोश हो गई। होश में आई तो मालूम पड़ा कि वो सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई थी और तांत्रिक के ठिए से दूर एक पार्क में पड़ी पाई गई थी। उसने थाने में जाकर तमाम किस्सा बयान किया और लड़के और तांत्रिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की रिक्वेस्ट की। लड़के के खिलाफ सबूत के तौर पर उसने कई फ़ोन रिकॉर्डिंग्स, टेक्स्ट मैसेजेस, एसएमएस पेश किए। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली क्योंकि लड़की ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाने की धमकी दी, लेकिन सबूत सब गायब कर दिए और किसी भी सबूत का जिक्र एफआईआर में दर्ज नहीं किया। लड़के को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया, तांत्रिक को तो गिरफ्तार भी नहीं किया गया। उसका मौखिक बयान लिया गया जिसमें उसने कह दिया कि वो लड़का अकेला या किसी लड़की के साथ कभी भी उसके पास नहीं आया था। लड़के को जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो लड़की का मूल बयान भी बदला हुआ था। नतीजन लड़का पहली पेशी पर ही बड़े आराम से जमानत पाकर छूट गया। फिर खुद थाने का एसएचओ आकर लड़की पर दबाव डालने लगा कि वो कोई मुआवजा ले ले और केस विथड्रॉ कर ले। लड़की ने दबाव में आने से इनकार कर दिया तो खुद एसएचओ ने उसे बताया कि लड़के के पास उसके रेप की फिल्म थी जिसे वो किसी वेबसाइट पर पोस्ट कर देता तो लड़की की रही सही ज़िंदगी भी नरक बन जाती। वो फिर भी नहीं झुकी और उसे धमकी पहुंचाई गई कि उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंकवा दिया जाएगा। नतीजन लड़की ने घर से निकलना बंद कर दिया। फिर ये बात भी उजागर हुई कि लड़का पहले से शादीशुदा था। कोर्ट में केस लगा तो लड़के के वकील ने प्ली दी कि लड़का नपुंसक था, बलात्कार करने में अक्षम था। और उसकी बीवी ने तो बतौर गवाह पेश कर दिया कि हाँ उसका पति नपुंसक है। बताओ। मजिस्ट्रेट ने सरकारी डॉक्टर द्वारा लड़के के मेडिकल एग्जामिनेशन का हुक्म दिया। डॉक्टर ने भी पुलिस की गाइडेंस में सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि लड़का इम्पोर्टेंट था। पैसा खाकर, और कैसे? और आखिर में क्या नतीजा निकला? लड़का लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर बरी हो गया। नपुंसकता का तो मान लो कि केस में एडिड अट्रैक्शन ही था। तो फिर कोई सज़ा नहीं हुई। सरकारी फैसले का मजाक ये हकीकत उड़ाती है कि आज की तारीख में वो कथित नपुंसक लड़का 2 बच्चों का बाप है। जानते हो तुम ये सब बातें? तौबा।
अब तो क्या ही होगा जी। उसकी बीवी ने औलाद की खातिर उससे रजामंदी से किसी गैर से यौन संबंध बनाए थे। माल को ऐसी हरकत को क्या कहते हैं महाभारत में? नियोग प्रथा। हाँ, वही प्रथा जो तू बोला। बीवी बोल देगी कि खाविंद के इसरार पर बल्कि हुक्म पर उसने निरोध प्रथा से नियोग प्रथा से हाँ हाँ, उसी प्रथा से बच्चे पैदा किए थे, कुर्बानी की थी, ताकि उसका खाविंद औलाद का मुंह देख पाता, बाप कहलाने का फ़क्र हासिल कर पाता। किस्सा ख़त्म। मियाँ बीवी पाजी तो क्या करेगा गाजी। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये है सही मुहावरा। हाँ हाँ होगा, पर जो मैंने कहा है ना, अनजाने में कहा है, वो भी बेमानी नहीं है। ऐसे मियाँ बीवी जिनका जिक्र है पाजी तो हुए, क्या कर लेगा उनका गाजी यानी कि हाकिम। अब बोल, क्या खराबी तेरे भड्डे भापा जी के मुहावरे में? हाँ, इस लिहाज से तो कोई नहीं, तेरा साईं जीवे। कुछ क्षण खामोशी रही। जाबर की औलाद को बचाने की ऐसे केसों में और जो जुगत की जाती वो ये है कि अगर लड़के के खिलाफ खड़ा केस ढाना मुमकिन ना जान पड़े तो उसे नाबालिग साबित करने की कोशिश करो, जैसे कि भले ही वो 25 साल का हो। इस सिलसिले में शातिर वकीलों की पेश न चले तो दावा किया जाता है कि लड़का लड़की लिव इन रिलेशन में थे। उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो लड़के ने बालिग खुद मुख्तार औरत के तौर पर अपनी मर्जी से किया। फिर भी पेश न चले तो? सुनील सहमति में सह हिलाता संजीदगी से बोला, और जाबर बहुत ही ज़बर हो तो उसका मुश्तंडा हराम का जना गोली मार देने के काबिल लड़का अपने ही जैसे साथियों के साथ लड़की के घर में घुसता है, साथ ही लड़की को जबरन काबू में करके पेट्रोल से नहलाते हैं। हर लड़का माचिस दिखा देता है। सब जानते हैं वो जुर्म किसने किया, फिर भी कर्मठ मुस्तैद सदा आपके साथ। पुलिस को कोई गवाह नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि गवाहों को खुली वार्निंग होती है, पुलिस की भी और लड़कों के बाहुबली बापों की भी। अगर किसी ने गवाही देने के लिए आगे आने की ज़रूरत की तो उसका भी वही हश्र होगा जो लड़की का हुआ था। नतीजन वारदात का चश्मदीद होते हुए भी किसी की मजाल नहीं कि गवाह बने। यूं जला डाली गई एक लड़की को एसडीएम को बयान देकर मरी कि फला लड़के ने, उसके फला 2 साथियों ने उसका वो हश्र किया था। फिर भी देखो, लड़के का कुछ नहीं बिगड़ा, जबकि डाइंग डिक्लेरेशन को, मृत्यु पूर्व बयान को आरोपी के खिलाफ निर्णायक सबूत माना जाता है। उस केस में सरकारी डॉक्टर ने मोटी रिश्वत खाकर अपना कर्तव्य दिखाया। दस्तूर के तौर पर उसने अपनी रिपोर्ट में जानबूझकर ये दर्ज करने में कोताही की कि वारदात का शिकार हुई लड़की बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी। इस मामूली टेक्निकल के ओट लेकर नगद नारायण से पूजे गए जज ने लड़की की डाइंग डिक्लेरेशन को वैध मानने से इनकार कर दिया। दावा किया गया कि वो 100% जल चुकी थी। इस हालत में विक्टिम के दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती थी। नतीजन वो अपने पूरे होशोवास में नहीं रहती थी, बस डिलियर मतारा की स्थिति में पहुंची हुई होती थी, और ऐसी मानसिक अवस्था में दिए गए बयान को मान्य करार नहीं किया जा सकता। नतीजन केस डिसमिस्ड, मुजरिम बरी। आखिर तक पहुंचने तक सुनील का चेहरा तमतमाया। अब इतने आडंबर की भी क्या जरूरत होती है? रमाकांत बोला। लड़कों का वकील कोर्ट में आधी दर्जन गवाह पेश कर देगा कि वारदात के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे बेचारे, रिपीट, बेचारे लड़के तो वारदात के वक़्त मौका वारदात से मीलों दूर उनके साथ बियर पार्टी में मशगूल थे। डिफेंस के गवाह छाती ठोक के अदालत में इस बाबत हल्फिया बयान देंगे, और प्रोसिक्यूशन का या तो कोई गवाह नहीं होगा तो गवाह देने के लिए उसे कोर्ट के करीब भी नहीं फटकने दिया जाएगा। हैरत की बात है, युवती बोली, कि इतना कुछ एक नेशनल डेली के दफ्तर में कहा जा रहा है। माय डियर, अखबार मजलूम की आवाज़ बुलंद कर सकता है, जो कि ब्लास्ट हमेशा बिना किसी अपवाद के करता है, लेकिन जुल्म पर अंकुश तो नहीं लगा सकता। ऐसे जुल्मात की मुखालफत में कमिटेड जर्नलिस्ट, जो कि अपना मित्र प्यारा 100% है जी, सिर घड़ का बाजी लगा देता है, हमेशा जीत का परचम लहराता ही नहीं दिखाई देता। कई मर्तबा अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद बाजी हारता है, लेकिन सच का सितारा फिर भी बुलंद रहता है। विकट विपरीत परिस्थितियों के हवाले सत्य के दीपक की लौ मध्यम पड़ सकती है, लेकिन बुझ नहीं सकती। ब्लास हमेशा मजलूम के साथ रहा है और रहेगा, अंजाम चाहे कुछ भी हो।
मैं भी मजलूम हूँ। ब्लास्ट क्या मेरे साथ है? हाँ हाँ, यकीनन। तो आप मेरे साथ हैं। फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर मेरे और ब्लास्ट में कोई फ़र्क नहीं है। मैं हमेशा मजलूम के साथ हूँ। मॉडेस्टी दिखा रहा, इसलिए अपनी एक ख़ास फितरत अपनी ज़बानी बयान कर नहीं रहा ये, इसलिए बयान मैं करता हूँ। ही कैन नॉट सी अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। युवती ने अचरज से सुनील की तरफ देखा। ये किसी हसीना को मुसीबत में नहीं देख सकता जी। मुसीबत ज़्यादा हसीना की हिमायत के लिए मिल्खा सिंह से भी तेज़ दौड़ कर आगे आता है। क्यों सोने हो? हसीना में शुमार है या ना तुम्हारा? मैं अपनी ज़बानी क्या कहूँ? काहे को कहना है? प्रत्यक्ष कश को कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की, हाँ हाँ वही यार। मैं जब भी शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ तू मुझे टोक देता है। समझता नहीं राष्ट्र भाषा के लिए मेरे हृदय में कितना स्थान है। समझता हूँ, लेकिन बात कोई और हो रही थी। हाँ तो कोई भी बात कर, रोका किसने तुझे? हाँ तो मैडम, सुनील युवती से संबोधित हुआ, तुमने जो वाक्य, हौलनाक वाक्य मिसाल के तौर पर बयान किया, उसमें विलेन थाने वाले थे। साइबर क्राइम सेल की तो कोई छवि अभी तक सामने नहीं आई। इसलिए तुम्हें मेरी नेक राय अभी भी यही है कि तुम्हें साइबर क्राइम सेल में अपनी कंप्लेंट डालनी चाहिए। मैं सोचूंगी। सोचोगी? हाँ, करूँगी कुछ इस बाबत। गुड। तो ये कागज़ और कलम लो, इस पर अपने ऑफिस और घर का पता और फ़ोन नंबर लिख कर जाओ। उसने बेहतर काम किया। अपना एक विजिटिंग कार्ड पेश किया जिस पर सब दर्ज था। अर्ज किया है, पका दे अपनी बोटी को अगर कुछ शोरबा चाहे। ध्यान देना माड़ा जया मालको कि अर्ज किया है, पका दे अपनी बोटी को अगर कुछ शोरबा चाहे, कि खाना बर्फ़ में लगकर नहीं तैयार होता है। रात के 10 बजने को थे। यूथ क्लब के मेन हॉल में बार के दूसरे सिरे पर दीवार के साथ एक टेबल थी जो रमाकांत के लिए हमेशा रिजर्व रहती थी। इस घड़ी तो अपने कुछ जाने अनजाने क्लबमेट्स के साथ, जिनमें सुनील भी था, वो वहाँ मौजूद था। रमाकांत के निर्देश पर जौहरी ने जैसे तैसे मालूम कर लिया था कि होटल स्टारलाइट रिजेंसी में अंशुल खुराना कौन से कमरे में था। तत्काल वो नंबर आगे कियारा सोबती को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन अपनी नौकरी की किन्हीं मसरूफियात की वजह से वो रात 9 बजे से पहले कूपर रोड का रुख नहीं कर सकी थी, जहाँ की वो होटल स्थापित था। अंशुल खुराना से 2-4 होने के अपने अभियान पर वो 9 बजे यूथ क्लब से निकली थी और उसने निर्देश था कि वो लौट कर वहीं आए, ताकि सुनील को मालूम हो पाता कि अंशुल खुराना के संदर्भ में होटल में क्या बीती थी। तब सुनील की क्लब में मौजूदगी की अहम वजह कियारा के लौटने का इंतज़ार था। कपड़े कपड़े का नसीब जुदा, कोई जम्फर कोई सलवार हुआ, वाह जी वाह। उड़ा दे नींद आंखों की कहानी उसको कहते हैं, जलाकर खा कर डाले जनानी उसको कहते हैं। मल्होत्रा साहब, कोई बोला। जनानी नहीं, जवानी, जवानी कहते हैं। तुम्हारे ज़िंदगी के तजुर्बात कमज़ोर हैं मोतिया वालों। रमाकांत यूँ बोला जैसे बच्चे पढ़ा रहा हो। इस महकमे में जवानी जनानी के आगे कहीं नहीं रहती। जनानी फूकने पर आए तो ऐसी फूकती है कि राख भी नहीं बचती, समझे? हाँ, वादियाँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? आप शेर कह रहे थे। अगरचे वो शेर था तो बब्बर शेर था जी, लेकिन वो तो मैं अब कह रहा था। उससे पहले क्या कह रहा था मुझे ध्यान नहीं। उससे पहले, हाँ, तो आप किसी बाजार का, किसी मुलाकात का जिक्र कर रहे थे। कोई दूसरा श्रोता बोला। हाँ जी, याद आ गया। हाँ तो मैं बेबी लोन के बाजार का जिक्र कर रहा, जहाँ एक मर्तबा मेरी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई थी। सब हैरानी से रमाकांत का मुंह देखने लगे। लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि महात्मा बुद्ध कभी मेसोपोटामिया गए थे। लो और सुनो। ओए, अब सारी दुनिया में गए थे तो वहाँ क्यों नहीं गए थे? लेकिन अब छोड़ना लेकिन को। बेबीलोन के बाजार में महात्मा बुद्ध से मुलाकात। ज़रूर आप कोई सपना बयान कर रहे हैं। ओए नहीं वीरे, मेरे सपने तो मुझे आते ही नहीं। आते हैं तो याद नहीं रहते। मैं सपने नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो आप महात्मा बुद्ध से मिले? आहो, किस किस उम्र की बात कर रहे हैं आप? आप बताओ जी, गेस करो। मेरा अंदाज़ा है आप 40 के आसपास होंगे। गलत, 1008। अच्छा, हाँ जी।
श्रोता असमंजस में एक क्षण खामोश रहा, फिर रमाकांत के करीब बैठे सुनील की तरफ घूमा, बोला, ये ठीक कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो इनसे सिर्फ 150 साल से वाकिफ़ हूँ। और सुनील जोर से हंसने लगा।